Hello and good evening, students. Today we are going to see chapter number 15 of SS, that is economic development. Economic development, economics, chapter 15 to 21. These are economics chapter, and according to learning point of view, economics chapters are too much harsh. इनको लर्न करने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के समझना पड़ेगा चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर बिना समझे ये आप लोग लर्न करने बैठोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी. सो अच्छे से ध्यान देना ये चैप्टर्स में. चैप्टर्स बड़े बड़े बिल्कुल नहीं है, दो ही चैप्टर खाली 17 और 18 बड़े चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर छोटे ही हैं इसमें. बट देन ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आएंगी इसमें, तो वैल्यूज याद रखना बहुत बड़ा काम है यहाँ पे. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चैप्टर 15, that is economic development. Every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material pleasure. Material pleasure यानी कि घर, गाड़ी, लग्जरी आइटम्स, मोबाइल फोन, देन अच्छा खासा खाना पीना. तो जनरली सब मटीरियलिस्टिक लाइफ के पीछे ज्यादा दौड़ते हो गए आजकल की डेट में. बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस. बहुत लोगों को मटीरियलिस्टिक तो छोड़ो, रोज के 2 वक्त के खाने के भी फांफे होते हैं. फॉर दीज पीपल्स हु आर कॉल्ड पुअर, फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज इन इमेजिनेशन ओनली. ये लोग फिजिकल प्लेजर यानी कि मटीरियलिस्टिक थिंग, बंगले में रहना, गाड़ियां चलाना, मोबाइल फोन्स यूज करना, ये खाली सपना ही है इनके लिए. ना इनके जिंदगी में कोई आराम होता है, ना इनकी जिंदगी में कोई अच्छी चीज होती है. इनकी हेल्थ का इश्यू हमेशा होता रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको दिन ब दिन फेस करनी पड़ती है. हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड? ये सिचुएशन हुई कैसे? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? Such questions have their answers. Economic development, 3 marks में ये short note पूछ सकते हैं. In today's modern world, every country is trying to achieve development. हर एक country अपना development चाहती है. But development is not confined यानी restricted to economic development only. Economic यानी पैसा. सिर्फ पैसा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि डेवलप हो गई कंट्री, ऐसा नहीं है. पैसा तो कोई भी कमा लेगा, बट पैसा आने के बाद जो लाइफस्टाइल अचीव करनी होती है तो वो इंपॉर्टेंट है. इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस. तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अपने घर वाली सोसाइटी नहीं. हम एक सोसाइटी यानी हम एक ग्रुप में रहते हैं. इंडिया एक पूरी सोसाइटी हुई, हमारा जो पूरा कल्चर है वो एक सोशल कल्चर हुआ. तो हम ऐसे कल्चर में रहते हैं, हमको सबके साथ बाइंड होके रहना पड़ता है. Economic development shows constant increase in national income of the country. Very important. Economic development में क्या continuously increase होता रहता है? नेशनल इनकम. यानी एक कंट्री की जो भी एक साल की इनकम होती है वो हर अगले साल में बढ़ती होनी चाहिए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का हो रहा है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांस्टेंट इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंट्री. सबसे पहले तो कंडीशन क्या है? अगर कांस्टेंटली इनकम इंक्रीज हो रही है कंट्री की तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. कांस्टेंट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री. 9th स्टैंडर्ड में भी आया होगा पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम यानी एक पर्सन की इनकम. अब ये पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या है तो वो समझ लो. पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब आप एक बात अच्छे से दिमाग में डाल दो, पर कैपिटा इनकम में आप लोग भी आ जाते हो. आप लोग कमाने नहीं जाते हो बाहर, आपकी कोई इनकम नहीं है, बट आपके ऊपर पैसा खर्च जरूर हो रहा है. आपके कपड़े वगैरह, आपकी पढ़ाई का खर्च, आपके खाने पीने का खर्च, आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज का जो खर्च होता है, यानी पैसा आपके ऊपर स्पेंड हो रहा है. आप भी इस कंट्री का पार्ट हो, आप भी ये पॉपुलेशन का पार्ट हो, तो इसीलिए आपके लिए भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होता है. तो इस चीज को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. लिविंग स्टैंडर्ड यानी एक अच्छी खासी लाइफ. लिविंग स्टैंडर्ड यानी ऐसा नहीं कि बंगले में रहना, मोबाइल अच्छे यूज करना या गाड़ियों में 4 व्हीलर में घूमना, ऐसा नहीं है. लिविंग स्टैंडर्ड यानी खाना 2 वक्त का अच्छे से मिल जाए, अच्छी लाइफस्टाइल हो, देन कपड़े अच्छे के खासे हो जाए,
देन एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए, तो ये होता है लिविंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जो कंट्री की टोटल इनकम होती है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि नेशनल इनकम पूरी जो हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री में होती है वो क्या 100% एक्यूरेट होती है? तो नो, देयर इज अ अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी विच इज हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेशनल इनकम तो वो होती है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होती है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं करते या इनकम टैक्स का अमाउंट कम बताते हैं ताकि उनको ज्यादा अपनी जो इनकम है वो बतानी ना पड़े, उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। तो कंट्री की नेशनल इनकम इज ऑल्सो नॉट एक्यूरेट फॉर एवरी कंट्री। तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है अपनी कंट्री का। By dividing the total definition, by dividing the total national income of the country with total population of the country, we obtain per capita income। तो उसको क्या बोलते हैं? per capita income। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई वही चीज है। टोटल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर होता है इनकम, पैसा, कि एक पर्सन पे ऑन एन एवरेज, पूरी कंट्री के ऑन एन एवरेज एक पर्सन की इनकम कितनी है, तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। उसके ऊपर खर्चा भी जो होता है वो आ जाता है अंदर। वाइल लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है? इंक्लूड फैसिलिटीज लाइक ऑब्टेनिंग फूड, खाना, कपड़े, देन एजुकेशन, देन हेल्थ सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो होता है, जो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन वगैरह होता है वो, देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जैसे बस वगैरह ये सब हो गया, देन ऑटो रिक्शा वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं वो, एज वेल एज शेल्टर यानी कि घर। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर किसी पर्सन को ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट मिल रही है यानी उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। फिर घर का मतलब ये नहीं कि बंगले में ही रहना चाहिए या लग्जरियस फ्लैट्स में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। घर खुद का अगर है, खाना उसको प्रॉपरली मिल जाता है, पहनने को कपड़े अच्छे खासे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी उसको मिली हुई है, हेल्थ सर्विसेज मिली हुई है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिलती है, यानी कि वो पर्सन जो है वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कहलाएगा। Because of increase in the national income and per capita income in India after independence यानी 1947 के बाद, there has been improvement in the service and facilities such as availability of the food grains। food grains में काफी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, शेल्टर यानी घर वगैरह। तो इन सब में इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। The above mentioned requirements are fulfilled easily and in the better way as compared to the past। पहले, आजादी के पहले बहुत सारी तकलीफें इंडिया ने झेली है या बहुत सारी तकलीफें झेलती थी, बट आजादी के बाद एक सिस्टमेटिक 5 ईयर प्लान शुरू हो गया जिसमें कंट्री में डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गए थे कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत है कंट्री को, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट स्टेप्स लेती थी। और हम लोग की जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से काफी अच्छी चल रही है। सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो डेफिनेटली इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, अब ये जो फिगर है ना बहुत पुराना फिगर है, क्योंकि ये 2015-16 की बात हम लोग कर रहे हैं, ये 2021 आ गया, तो जो नेशनल इनकम है वो डेफिनेटली बढ़ गई होगी। फिर भी आपको पढ़ाई के हिसाब से तो यही याद रखनी है। नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री को जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम दैट इज जीडीपी ऑफ इंडिया विच वाज 87,36,039 crores in 2011 and 12 has increased to 1,35,67,192 crores in 2015-16। ये फिगर आपको याद रखना है। इकोनॉमिक स्टार्ट हो गया है बच्चों, यानी कि आपको अब ये सारे नंबर्स वगैरह एक्यूरेटली याद रखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स में यही सब बहुत ज्यादा आता है। सो कंट्री की पहले इनकम कितनी थी और उसके बाद 11-12 में कितनी थी और 15-16 में 5 ही साल में कितनी सारी बढ़ गई है कंट्री की इनकम, तो इससे बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का हो रहा है। Now, very important 3 mark question. Difference between economic progress and economic development। देखो सुनने में दोनों सेम ही लगता है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट दोनों सेम लगता है, सिनोनिमस लगता है, बट एक्चुअली ये सिनोनिमस है नहीं। तो 3 marks में पूछते हैं। In ordinary sense, economic development as well as economic progress, both the word shows increase। Normally दोनों चीज increase हो रही है,
ऐसा बताते हैं। प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहा है, डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, दोनों में डिफरेंसेस है। तो क्या है, अच्छे से समझना, 3 पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस, कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से। तो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटी में इंक्रीमेंट, यानी कि घर रहने को है, खाना पीना मिल जाता है, यानी एक स्टैंडर्ड लाइफ इंसान अगर जी रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जबकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑलरेडी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, बट उसकी इनकम भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी यानी कि नंबर्स बढ़ना, और क्वालिटी यानी कि लाइफ अच्छी होना, बराबर है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्टेज जिसमें हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, यानी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया हुआ कहलाता है। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी बढ़ चुका है, और ये इसके बाद का स्टेप है, प्रोग्रेस जो उसके बाद का स्टेप है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, while economic progress is the stage after economic development। जिस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुरू होता है, यानी कि उसकी इनकम भी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी हो ही जाती है, बट इनकम भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी कंट्री की होती है उसमें जो जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेस इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, नई नई रिसर्चेस हर फील्ड में होती रहती है, तो इकोनॉमी में जब नई रिसर्चेस होती है और उसकी वजह से किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रिसर्चेस की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। Because of research in hybrid seeds in agriculture sector, there has been manifold increase in the agriculture production। तो ये एक एग्जांपल है कि हाइब्रिड सीड्स अगर लाएं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाएं, तो डेफिनेटली फसल भी अच्छी होने वाली है। तो फसल अगर अच्छी हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कि पहले हो रहा था बट अब अच्छी तरह से हो रहा है, अब ज्यादा अमाउंट में हो रहा है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। On the other side, there's an increase in agriculture production because of increase in the agriculture land। पहले एक पार्ट जमीन का था, अब 2 से 3 पार्ट जमीन की है, तो ज्यादा फसल उगाएंगे। तो क्वांटिटी में जो हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज अगर होती है प्रोडक्शन की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन रिलेशन टू द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है। उस इंडिया का डेवलपमेंट अच्छे से अभी भी हुआ नहीं है, डेवलपिंग कहलाती है इंडिया। डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन विद द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस आल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट, increase in national income of the developed country is called economic progress। देखो, जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, ऑलरेडी इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, अब इनकम वाइज ये कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो इस चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि डेवलप कंट्री अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इंक्रीज इनकम हो रही है तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेस, while increase in the national income of developing country is called economic development। अगर इंडिया जैसी कंट्री की नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है तो हम इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है, अभी तो डेवलपमेंट होगा, सभी लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी, उसके बाद जाके जो है वो क्वांटिटी वाइज इंक्रीज होने वाला है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होता है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट यहाँ पे आपके लिए थी, कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 3 पॉइंट इसके हैं, बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना एग्जांपल के साथ। Now this one is very important 4 mark question। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इकोनॉमी डेवलप्ड है और कौन सी इकोनॉमी डेवलपिंग है। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमको कैसे पता चलता है, या इंडिया जैसी कंट्रीज डेवलपिंग है वो हमको कैसे पता चलेगा। अब ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, बट आपको कोई भी 6 पॉइंट एग्जाम में लिखने होते हैं, 4 मार्क में पूछेंगे। तो इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप्ड और डेवलपिंग, इनका इकोनॉमी हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है।
तो डेवलप्ड कंट्री वो होती है जिनका पर कैपिटा इनकम $735 से ऊपर होता है। $735 से पर कैपिटा ऊपर होता है वो डेवलप्ड है, और नीचे अगर है $735 से नीचे है तो वो डेवलपिंग है। इंडिया की जो 2015-16 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे जो पर कैपिटा इनकम थी वो $530 थी। डेफिनेटली 735 से कम है, यानी कि हम कौन सी कैटेगरी में आ गए? हम आ गए डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में। ठीक है। एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट of 2004 of the World Bank, countries having less than 735 per capita income are categorized as developing country. जिन countries की इनकम $735 से नीचे है, यानी एक पर्सन की इनकम $735 से नीचे है, तो वो कंट्री कहलाएगी हमारे लिए डेवलपिंग। फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ऐसी कंट्रीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है बच्चों, ध्यान से समझना। लेस पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले तो ऐसी कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम होती है। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज लेस व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई। पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इनकम धीरे धीरे कम ही होती जा रही है, इनकम बढ़ती नहीं है। सो पर कैपिटा रिमेन्स लो। डेफिनेटली हमारा पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इनकम अपने इंडियंस फैमिली में या कहीं पे भी आप देखोगे, कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 5 होते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक ही कमा रहा है बट उसके हिसाब से घर में पॉपुलेशन बढ़ रही है या ऑल ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नंबर जो है वो तो कम होता जाएगा ना। यानी कि जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो तो धीरे धीरे कम होती जाएगी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। तो ऐसी कंट्रीज का पॉपुलेशन काफी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होती जाती है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल इज लो। पर कैपिटा इनकम, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छे से होगा नहीं, वो अच्छी चीजें खरीद नहीं पाएंगे और एक अच्छी मनचाही लाइफ जो है वो जी नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द डेवलपिंग नेशन। पॉपुलेशन काफी ज्यादा होता है, इंडिया है वगैरह बहुत सारी कंट्रीज है इनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो लो की लो ही रहती है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2 और मोर इन दीज नेशन। 2% और मोर, 2% या उससे ज्यादा होती है ऐसी कंट्री में। 2% का मतलब पता है आपको? इंडिया का पॉपुलेशन 131 करोड़ है आज की डेट में। हर साल 2% अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि 65 लाख पीपल कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 65 भी नहीं, एक्चुअली 2 करोड़ से ज्यादा पीपल जो है वो हर साल बढ़ रहे हैं, यानी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। अब इतने सारे लोग ऐड होते जाएंगे बट वो पैदा होते ही कमाने नहीं लग जाते, उनको टाइम लगता है, तो कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाती है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आज भी अपने इंडिया जैसी कंट्री में लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछते हैं। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं इनकम के वाइज, एम्प्लॉयमेंट के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दीज नेशन इज अबाउट 26%। ज्यादातर लोग, मोर देन 60% लोग तो एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं, बट फिर भी कंट्री वाइज जो नेशनल इनकम ये लोग जो देते हैं या इन लोग से जो आती है वो सिर्फ 26% है। तो आप सोच सकते हो कि बाकी की कहाँ जाती है? तो सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज जो होती है उनमें से वो इनकम आती है। वो सेकेंडरी और टर्शरी क्या है वो आगे वाले पार्ट में आने वाला है। तो इनकम, लोग ज्यादा घुसे हुए हैं एग्रीकल्चर में बट इनकम फिर भी वहां से कम की कम ही डेवलप होती है, जस्ट 26% ऑफ सच काइंड ऑफ नेशंस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हर एक लोगों तक इनकम पहुंचती नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्री। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये आगे भी टॉपिक आएगा तब हम लोग अच्छे से देखेंगे। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेज। गांव में, शहर में, दोनों जगह दिखती है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, अच्छे समझना। 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री shares 40% of the national income।
रतन टाटा, अंबानी जैसे जो लोग होते हैं वो इस 20% रिच पीपल में आते हैं। बट ये सिर्फ जो टोटल अपना पॉपुलेशन है, उन 100 में से 20% जो रिच पीपल है वो 40% इनकम में शेयर अपना देते हैं। यानी 40% जो टोटल कंट्री की जो इनकम है उसमें से 40% शेयर इन लोगों से आता है। एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल, और जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे है, जो सबसे नीचे है, जो एकदम कम है या एकदम गरीब है, वो 20% पीपल कितना देते हैं? जस्ट 10% ऑफ द नेशनल इनकम। तो आप सोचो कि जो खाली 20% जो रिच है वहां से इनकम ज्यादा डेवलप हो रही है, 40% इनकम जितनी आ रही है, और जो पुअरेस्ट पीपल है, जो पुअर पीपल है, उनके तरफ से सिर्फ 10% ही इनकम डेवलप हो पा रही है। This concentration of income and property is seen in the hands of rich people in the developing economy. के लोगों के पास जो पैसा है ना, वो अमीरों के पास ही पैसा ज्यादा कंटिन्यूसली आता रहता है, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और पैसा बनाते रहते हैं। गरीब लोगों के पास जो पैसा आता है या उनकी जो इनकम होती है, उनसे तो उनका महीने का घर चल जाए वही बहुत है। उनके बच्चों की पढ़ाई या उनके खाने पीने का या उनके कपड़े का जो खर्चा, उसमें ही पूरा उनका जो इनकम है वो खत्म हो जाती है। अमीर लोग में ऐसा नहीं होता, जो रिच पीपल होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसमें से। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, बेरोजगारी, नौकरी धंधा ना होना। Unemployment may be counted as an important feature of the developing country. In this country, the ratio of unemployment is more than 3% of the total labor. लेबर यानी मजूर की बात नहीं कर रहे हैं, लेबर यानी वो पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास डिग्री है बट उसके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे अपनी कंट्री के 3% टोटल लेबर फोर्स में से आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। इन दिस कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन, अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एग्जाम्पल समझ लो, सपोज कि कोई पर्सन है जिसका दिवाली में फटाके बेचने का बिजनेस है, बराबर है, तो वो पूरे साल तो फटाके बेच नहीं सकता ना। और जब दिवाली का सीजन आएगा उसके 1-2 महीने पहले ही वो ठेला लगाएगा या जो भी है वो लगाएगा, ठीक है। उत्तरायण के टाइम पे दिवाली के फटाके लगा के उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस टाइप को बोलते हैं सीजनल। एग्रीकल्चर की बात कर लो, एग्रीकल्चर पूरे सालों साल, पूरे 1 साल तक कंटिन्यूस नहीं चलता। जो पर्टिकुलर क्रॉप पर्टिकुलर सीजन वाइज रिलेटेड होता है, जैसे खरीफ क्रॉप होता है, तो उसी सीजन में वो उगाया जाएगा। बाकी के टाइम पे जो फार्मर होगा वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अलग अलग तरह के आते हैं, वो आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। मोर ओवर पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। लोग जो फार्मर्स होते हैं ना, 8 महीने जैसा काम करते हैं, 4 महीने तो घर पे ही होते हैं बिना किसी काम के। तो ऐसा नहीं है कि 8 महीने में जो कमा लिया वो 4 महीने में वो लोग आराम से चल जाएगा, उनको बहुत सारी हार्डशिप्स झेलनी पड़ती है। पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी इज ऑल्सो फीचर ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। गरीबी डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया में भी बहुत गरीबी है। People who are not able to satisfy, definition very important, people who are not able to satisfy their primary needs like food, clothing, shelter, education and health are called poor. जो इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर सकता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज, तो उस पर्सन को बोलते हैं पुअर, गरीब। इन डेवलपिंग कंट्री सच पीपल कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जितना भी पॉपुलेशन है, सपोज कि अगर 100 करोड़ किसी कंट्री का पॉपुलेशन है, यानी कि 33 करोड़ पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ड्यूअल इकोनॉमी, दिस इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। तो जो इकोनॉमी अपनी ऐसी कंट्री की होती है वो ड्यूअल या तो मिक्स होती है उसमें। अब वो इकोनॉमी क्या है वो भी आगे के पार्ट में आएगा। On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production is seen in villages. Villages में बरसों से वही ट्रेडिशनल चीजें चलती आ रही है, लोग चेंज होना चाहते ही नहीं है, नई टेक्नोलॉजी अपनाना ही नहीं चाहते, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम से कम ही होगा। On the other hand, there are the cities who have modern industry, new production, process, modern implements,
एंड मॉडर्न सोफेस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल। तो इसलिए गांव क्यों पीछे रह गए हैं? क्योंकि वहां के लोग जो है ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुरानी बिलीव में ही चलते हैं, उनका ट्रेडिशन जो है वो वैसा का वैसा ही है, जरा भी चेंज होना नहीं चाहते हैं। जबकि सिटीज में ऐसा नहीं है, सिटीज में धीरे धीरे लोग नई नई आदतें, नए नए टाइप्स, नए नए कल्चर को अपनाते रहते हैं, इसलिए वो बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस की तरफ जाती है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं जिसको बोलते हैं, जैसे रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब है, प्रॉपर्टी हो गई, घर मकान ये सब हो गए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेलीफोन सर्विस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब। क्रूशियल और वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी यानी इंपॉर्टेंट, लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, बैंकिंग एक्सेट्रा आर लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्री। देखो अपनी टेक्सों में लेस लैकिंग होगा, वो लेस नहीं आएगा वहां पे, इस लैकिंग, लैकिंग यानी बहुत कम है डेवलपिंग कंट्री में, विच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और हिंडर्स यानी कि ऑब्स्ट्रक। तो अगर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है कंट्री में, तो डेफिनेटली हमारी जो कंट्री है वो धीरे धीरे पीछे जा रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री में तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर भी अभी तक उस लेवल पे गांव गांव के विस्तारों में अभी तक नहीं बढ़ा हुआ है। Forms of international trade. The structure of foreign trade of the developing country is different. These countries mainly exports agriculture goods and farm product as well as mineral ores. These type of product have less demand and low rates. अपने जैसी कंट्री जो होती है ना, अपने कंट्री में ज्यादातर क्या होता है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसका कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता। बहुत बहुत तो मिनरल ओर्स, कॉपर, आयरन, ये सब जो अपनी जमीन में से माइनिंग के थ्रू खोदते हैं, तो वो सारी चीजें। अब ये सारी चीजें जो होती है वो बाहर की कंट्री में अपने एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे इनकम इतनी ज्यादा हमको मिलती नहीं है, हमको यानी कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री की बात करें। These type of product have less demand and low rate. तो बाहर की कंट्री में इन प्रोडक्ट्स का डिमांड इतना ज्यादा है भी नहीं, और इतना ज्यादा प्रोडक्शन या ट्रेड उतना होता भी नहीं है, हमको इनकम भी कम मिलती है। सो लेस इनकम इज गेन बाय एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स। तो इसलिए हमको जो इनकम है वो कम मिलती है, इसमें बहुत ज्यादा इनकम जो है वो डेवलप होती नहीं है। While imports includes इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, अपने इंपोर्ट क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्री से मशीनरीज ये सब मंगवाते हैं ताकि हमारी यहाँ की इंडस्ट्री अच्छे से अच्छे डेवलप हो सके। हमको इन मशीन से सब मंगाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, हमको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है सामने। एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर, सो एक्सपेंस ऑन इंपोर्ट राइजेस। तो किसी भी कंट्री का जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है, तो कंट्री की इकोनॉमी कम हो जाती है अपने आप ही। Thus, the condition of the foreign trade are adverse. There is an increase in the foreign debts. हम उधारी में चले जाते हैं, दूसरी कंट्री पे हमको मतलब बोलते हैं देवा चढ़ जाता है, हमको उस कंट्री को पैसा चुकाना पड़ता है। Thus, we see the above mentioned feature of the developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फीचर इंडिया को लगते हैं, बट इंडिया क्योंकि डेवलपिंग में, इसलिए ये जितने भी 9 के 9 पॉइंट हमने देखे, वो मेजोरिटी फीचर्स जो है वो इंडिया को भी लगते हैं। ये खास आप लोग देख लेना कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, मतलब ये पहले का फिगर है, $530 है। कितना? $530 उस टाइम पे, यानी इंडिया $735 से कम है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। ठीक है। नाउ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपको डिफरेंस के फॉर्म में पूछते हैं, 2 मार्क में आपको पूछते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। बिफोर स्टडिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, लेट अस नो व्हाट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जिसमें से पैसा बना सकते हैं, हम लोग पैसा कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, यानी चीजें खरीदने के लिए, और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, a farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc. are included in economic activity. तो 2 पॉइंट्स हैं, एक तो डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। पहला, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम पैसा कमाते हैं या पैसा खर्च करते हैं किसी चीज के एक्सचेंज में, यानी कोई चीज हमको उसके बदले में मिलती है, तो ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पैसा कमाना या पैसा खर्च करना
किसी चीज के बदले में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फार्मर इस कैटेगरी में आ गया, कोई आर्टिसन आ गया, कोई बिजनेसमैन आ गया, टीचर्स आ गए, हम जैसे हैं तो आपके पास फीस लेते हैं, आप फीस पे करते हो, तो आप हमको फीस देते हो, हम आपको बदले में यहाँ पे टीचिंग देते हैं। तो ये एक वाइस वर्सा फैक्टर हो गया। तो बदले में अगर आपको कुछ मिलता है तो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दो ही पॉइंट इसमें याद रखना है, डेफिनेशन एंड सेकंड पॉइंट जो है वो एग्जांपल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो इसका अपोजिट, एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम एट ऑब्टेनिंग इनकम और रेसिप्रोकेट यानी रिवर्स समथिंग इनडायरेक्टली, यानी हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम सिर्फ समाज सेवा करते हैं, लोगों का अच्छा कल्याण करते हैं, बट बदले में कुछ हम अपेक्षा नहीं रखते कि हमको पैसा मिले या हमको वो लोग कुछ गिफ्ट दे, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड बाय अ मदर, अब जो माँ होती है वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, तो बच्चे से वो पैसा नहीं मांगती कि ला भाई मैंने तुझे बड़ा किया तो पैसा दे, ऐसा नहीं होता। एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विस डन बाय अ सोशल वर्कर, कई तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ चलते हैं जिसमें वो लोग फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज लिए बिना समाज सेवा करते हैं, समाज की भलाई के लिए जो काम होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So that was the 2 marks point of difference between economic and non-economic activity. Very important. अच्छे से इसको दिमाग में रखना. Now structure of Indian economy, very important short note. 3 मार्क में ये शॉर्ट नोट हमेशा इस चैप्टर से पूछते ही हैं. Various occupations and economic activities are classified in 3 sections: primary, secondary and service. 3 तरह के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम टर्शियरी सेक्टर भी है. टर्शियरी यानी कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर ही होता है. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज कमर्शियल स्ट्रक्चर्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, इसको कमर्शियल स्ट्रक्चर बोलते हैं. कमर्शियल यानी कि सभी को लागू होता है ऑन अ लार्ज स्केल. All the 3 sections and activity included in them are discussed as follows. तो very important, ध्यान रखना, इसमें से MCQs भी पूछते हैं और एग्जाम्पल्स खास पूछते हैं इसमें से. प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग यानी जानवरों की तादाद बढ़ाना, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी घर, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट में से प्रोडक्ट मिलते हैं वो का उसका कलेक्शन, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल्स एक्सेट्रा, जमीन खोद के जो मेटल्स वगैरह निकाले जाते हैं. तो ये सारी चीज जो होती है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या तो प्राइमरी सेक्टर में आती है. ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर. सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. ये खास याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ये, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ नहीं है. मैं बताता हूं इसका डिफरेंस. गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन. अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्यों बोल रहा हूं, जहां पे भी इंडस्ट्री है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री चाहे बड़ी इंडस्ट्री, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. इलेक्ट्रिसिटी इज द सर्विस. आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को खरीद नहीं लिया है, आप एक उसकी सर्विस यूज करते हो. जैसे जी भी आपके घर में या टोरेंट पावर की इलेक्ट्रिसिटी आती है, बराबर है, तो आप बिल पे करते हो उसके लिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आप उसके लिए बिल पे करते हो, तो ये सर्विस सेक्टर में आएगा. बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि जो चीज वहां प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो हो रही है, तो वो थर्मल पावर जो प्लांट्स होते हैं उसकी हम लोग बात करें तो वो आता है इंडस्ट्री वाइज. वो एक थर्मल पावर प्लांट है, वो एक इंडस्ट्री है, याद रखना इस चीज को खास. दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज एज इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री, याद रखना इस चीज को. विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन फ्रॉम पिन्स टू जाइजेंटिक मशीन, छोटी से छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन तक, ये सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री में आता है. तीसरा, सर्विस सेक्टर. Different types of services are included in this section. Service like trades, communication, airway, waterways, education, health, banking and insurance, tourism, entertainment, etc. are included in the sector. अब सिंपल सा समझ लो, आप जो चीज यूज करते हो, सिर्फ यूज करते हो,
आप उसको खरीद नहीं लेते हो। जैसे कि आप प्लेन में सफर कर रहे हो, तो प्लेन में वो आपको एयरवे की एक सर्विस दे रहा है, आप प्लेन खरीद नहीं रहे हो उससे। ठीक है, तो ये हो गया एक सर्विस सेक्टर का थिंग। देन बैंकिंग की बात करें तो आप बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हो, आप अपना पैसा वहां रखते हो, तो बैंकिंग एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गैस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें सर्विस है। एंटरटेनमेंट, आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वो भी एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है। टूरिज्म, आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां के जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो आपको घुमाती है, वो आपको घूमने फिरने लेके जाते, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आपके लिए आप पैसा खर्च करके जो चीज यूज करते हो अपने लिए, तो उस वो कैटेगरी आती है सर्विस सेक्टर में। तो ये सारे एग्जांपल आपको खास अच्छे से याद रखने हैं। नॉर्मली द तो अगर सेक्टर्स के लिए शॉर्ट नोट पूछे तो यहां तक ही आपको लिखना है। अब ये एडिशनल पॉइंट्स है। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन द डेवलपिंग कंट्री। हमने अभी इकोनॉमी में देखा था फीचर्स में कि 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में घुसा हुआ है। यानी डोमिनेट यानी कि मेन ऑक्यूपेशन जो डेवलपिंग कंट्री जैसी का होता है वो कौन सा होता है, तो वो यही होता है एग्रीकल्चर, यानी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पे तो बता रहे, बट नेशनल इनकम में ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर में से नहीं आता पैसा। However, as there is a rise in the economic development, significance of primary sector decreases in the comparison to secondary and service sector. आज की डेट में प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस कम हो गया है और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया है, खास करके शहरों में। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरह से। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 marks। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। कोई भी चीज का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और मजदूर लोग यानी जो काम करने वाले लोग जो होते हैं, ये दोनों मिलके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन। दीज आर द फैक्टर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। लैंड यानी जमीन, कैपिटल यानी पैसा, लेबर यानी कि मजूर यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो, एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो पूरी इंडस्ट्री को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि मैनेज जो होता है, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन होता है उसको मैनेजमेंट जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो चारों चार के बारे में डिस्कस। लैंड, व्हाट इज लैंड? इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ऊपरी सरफेस होता है उसको सॉइल या तो लैंड बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज which includes forest, river, mountain, minerals present in the interior of the earth, metals, etc. present on the surface of the earth. तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, लैंड का मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ गया, रिवर से जो फिशरीज ऑब्टेन होती है वो भी आ गया, माउंटेन जो सोर्सेज होता है वो भी आ गया, सारी चीजें आ गई जो जमीन पे या जमीन में है। Thus land is a natural tool for production। ये हमको नेचुरली मिला है, तो खास याद रखना which is the natural tool for production, your answer will be land। Second, capital। Man-made instrument help in the production, possess the instruments, tools, houses, etc. are included in the capital, properties, assets, investment, in short money, पैसा। इंसान जो इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर्टी में लेता है या इन्वेस्टमेंट किसी चीज में या एसेट्स बनाता है, एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी ओनली, तो इन सब चीजों को बोलते हैं कैपिटल। तो ये मैनमेड चीज है, ये इंसानों की बनाई हुई चीज है, मैनमेड चीज है ये। लेबर यानी मजूर, काम करने वाले। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन। मॉनिटरी यानी मनी गेन। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मजदूर लोग जिंदा होते हैं इसलिए ये लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हर एक में कुछ ना कुछ है। लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर है। कैपिटल क्या है? मैनमेड फैक्टर है। लेबर क्या है? लिविंग फैक्टर है। वर्क ऑफ फार्म लेबरर, वर्कर, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस, ये सब कुछ जो है वो लेबर कैटेगरी में ही आते हैं। लेबर यानी वो मजूर खाली नहीं बोलेंगे, लेबर यानी वो लोग जो काम करते हैं और बदले में उनको अर्निंग्स मिलती है, उनको बोलते हैं लेबर। अब वो चाहे कोई बड़ा सीईओ भी हो सकता है या वो बिल्डिंग बनाने वाला कोई मजूर भी हो सकता है।
Entrepreneurship, the person, very important definition, the person who is efficiently combines the three factor of production, that is land, capital and labor. जो हमने ऊपर के जमीन, कैपिटल एंड लेबर को कंबाइन करके जो प्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर. वो पर्सन को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर. This process of coordinating of the three factor of production in profit making process is called entrepreneurship. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें तीन बाकी के फैक्टर लैंड, लेबर एंड कैपिटल को इंक्लूड करके प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या उस मैनेजमेंट को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. और जो ये करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब कौन है? एंटरप्रेन्योर है. रतन टाटा कौन है? एंटरप्रेन्योर है. इस तरह से समझ में आया?